स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का लेसन 5 पढ़ने वाले हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। इसका मतलब हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल जो है का आविष्कार किसने किया और कैसे किया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन। और इसमें जो है मैं आपको पढ़ाने के दौरान सारे लाइंस जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं सब आपको अंडरलाइन कर दूंगी। और सारा जो है वो आपका ये पीडीएफ फॉर्म में ये वीडियो रहेगा। आप आराम से कभी भी जो है वो खोल के इस इम्पोर्टेंट लाइंस को आप देख सकते हो और आप रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये लेसन, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जो वो पेड़ के एक छाल से जो है वो कैसे जो है वो अपना अध्ययन स्टार्ट किया। इन्होंने रॉबर्ट हुक जो थे वो एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक पौधा लिया और पौधे का जो छाल होता है उस छाल में से जो वो एक कॉर्क लिया और कॉर्क लेकर के जो है वो इन्होंने जो है वो उसको एक पतली सी जो है उसकी झिल्ली निकाली और स्लाइड पे जो है वो डाल करके माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें जो है वो एक मधुमक्खी का जो है वो छत्ता दिखाई पड़ा। और ये वाकया जो है वो कब की थी? ये वाकया थी आपकी आपकी ये वाकया थी आपकी 1665 ईस्वी की। देखिए मैं अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ। 1665 में हुक ने क्या देखा? कॉर्क में जो कॉर्क की पतली ये की। उसके बाद जो वो जब सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो उन्हें जो वो दृश्य जो किसके ऐसा दिखाई दिया, उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए थे, छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए थे। और वो प्रकोष्ठ जो थे उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह थी। ठीक है, और उसी को उन्होंने जो है वो क्या नाम दे दिया? इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कह दिया। और उसको जो है वो लैटिन में हम लोग जो है वो छोटा कमरा कहते हैं। लैटिन में हम लोग क्या कहते हैं? छोटा कमरा कहते हैं, उसका अर्थ होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो है वो ये घटना जो थी वो बहुत आम घटना थी, लेकिन विज्ञान के इतिहास में जो है ये बहुत ही बड़ी घटना के रूप में जो है वो सामने आई। क्योंकि जो है वो इन्होंने बताया कि जो है वो सजीव में जो है वो अलग अलग एकक होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि सजीव में जो होते हैं, सजीवों में एक अलग अलग एकक होते हैं और उन्हीं एकक शब्द के लिए जो है वो एककों का वर्णन जो उन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया एकक शब्द के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि सजीव किससे बने। तो नो डाउट सजीव जो है वो कोशिका से बने होते हैं, है ना। और उस कोशिका से बने होते हैं, उसी के लिए जो उन्होंने एक क्रियाकलाप कर लिया। प्याज लिया, प्याज की झिल्ली जो वो एक एक स्लाइड्स ली, और प्याज की जो है वो विभिन्न लेयर्स होते हैं प्याज में। आप जब भी काटे होगे आप देखे होगे कि जब प्याज को खोलोगे तो बहुत सारे लेयर्स दिखेंगे। उस लेयर्स में जो है वो उस लेयर्स के बीच में भी जो है वो 2 लेयर के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है। उसको भी अगर आप काट करके देखोगे, हटा के देखोगे लेयर्स में, तो एकदम थिन से एकदम ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। उसको उन्होंने क्या किया कि एक पानी से धो करके वॉच ग्लास में रखा और उसके बाद फिर उसको स्लाइड पे रखा, एकदम छोटा सा टुकड़ा। फिर जो है वो उन्होंने क्या किया कि एक जो है वो एक केमिकल आता है जिसका नाम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ। एक बूंद सेफ्रामाइन होता है ना, सेफ्रामाइन को डाल दिया उसने, है ना। सेफ्रामाइन को डालने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि जो है वो उस स्लाइड पे उसमें उन्होंने रख दिया। और उसके बाद जो है वो उसमें बुलबुला ना आए, उसके बाद उसको कवर भी किया, कवर स्लिप किया, कवर कवर स्लिप जो है वो किया। मैं बता दूँ यहाँ और अंडरलाइन भी कर दूँ। कवर स्लिप को जो है वो स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखा जिससे कि वायु के बुलबुले जो है वो ना आने पाए। उसके बाद जो है वो उसको जो है वो उच्च शक्ति वाले जो है वो सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा। सूक्ष्मदर्शी ये देख रहे हो आप, ये जो है वो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है। और यहाँ पे जो है वो स्लाइड है, मैं दिखा रही हूँ आपको, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये स्लाइड रखा हुआ है और स्लाइड को जो है उन्होंने देखा, ये वाला को जो है वो नीचे करके इन्होंने क्या किया, देखा।
तो देखने के बाद जो है वो इन्हें कैसा प्रतीत हुआ वो मैं बता रही हूँ आपको, जस्ट नोट करेंगे। ये देखने के बाद जो है वो इस तरह का दृश्य जो है वो हमें दिखाई दिया। इस तरह का दृश्य जो है वो हमें दिखाई दिया। आप देख सकते हो कि जो है वो क्या है, एक ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक जो है सेंटर में न्यूक्लियस है। ये जो है वो ये न्यूक्लियस कहलाया और ये न्यूक्लियस कहलाया और ये जो है वो सेल कहलाया। ये क्या कहलाया? सेल कहलाया। और यही चीज़ जो है वो आप देख सकते हो कि हर एक लेयर में, मतलब कि कहीं पे भी अगर आप जब देखोगे तो आपको जो है वो एक समान संरचना को दिखाई पड़ेगी। कहीं किसी भी प्याज की झिल्ली ले लो या किसी भी जीव का जो है वो एक छोटा सा पार्ट ले लो तो संरचना सेम होगी। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये संरचनाएं क्या हैं। तो ये संरचनाएं जो है वो एक छोटी सी संरचना जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी संरचना मिलकर एक बड़ी संरचना बनती है। ठीक है, यानी कि मिलकर जो है वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये मिलकर एक बड़ी संरचना बनती है। ठीक है, और इसे क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं देखी जाती है। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। आकार से जो है वो संबंध नहीं है, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की झिल्लियाँ जो है वो क्या होती हैं? एक जैसी दिखती हैं। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, ये छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल कंद प्याज की मूलभूत इकाई है, यानी इसकी मूलभूत इकाई है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो है वो जिस प्रकार जो है वो जिस प्रकार हम पेन ले लेती हूँ। ठीक है, हम लोग एक घर बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जब एक घर बनाते हैं तो घर की जो ये बहुत सारी जो है वो ईंट ये होती है, ईंट की लाइन्स हम लोग जो बिछाते हैं तो ये जो छोटी सी जो ईंट होती है वो क्या होती है? ये छोटी जो एक ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी कि ईंट जो होती है वो क्या होती है? ईंट जो होती है वो यूनिट इकाई होती है एक किसकी? एक घर की जो है वो इकाई होती है क्या? एक ईंट होती है। उसी प्रकार बॉडी की एक इकाई क्या होती है? सेल होती है। इसी प्रकार ये इसलिए कहा गया, इसी प्याज की प्रक्रिया और इसी प्याज के प्रयोग और स्लाइड को देखने के बाद जो है रॉबर्ट हुक ने कहा कि जिस प्रकार प्याज की जो है वो एक लेयर में जो छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं और वही सेल की से समान रचना जो है वो पूरे प्याज की होती है, पूरे प्याज में होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है वो एक प्रकार के सेल से बना होता है और वो सेल जो है वो मिल करके जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर जो है वो एक कोशिकीय जो है वो बहुकोशिकीय सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है वो प्याज के प्रयोग के द्वारा जो है वो हमें ये सिद्ध किया गया। ठीक है, कि कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अब जो है वो बोला जा रहा है क्या कि कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कहने का मतलब कि प्लाज्मोडियम, ये हाइड्रा, ये सब जो है वो आपका सॉरी है ना, ये जो है वो अमीबा क्लास में आप देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव की अगर बात हो रही है तो एक कोशिकीय जीव में जो है वो अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक जीवीय हैं। और एक जीवीय के बाद जो है वो बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। मैं उसको भी अंडरलाइन करती हूँ लेकिन दूसरे कलर से कर देती हूँ, ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं और क्योंकि ये एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। तो ये आपके क्वेश्चन MCQ टाइप बन सकते हैं इससे क्वेश्चन, कि फंजाई, पादप जंतु, ये सब जो है वो क्या है? बहुकोशिकीय हैं।
लेकिन इसका निर्माण जो है वो क्या होता है, एक कोशिकीय से ही बहुकोशिकीय बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, तो ये विभाजन के द्वारा हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइंस था। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अब क्या बताया जा रहा है। अभी यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया है कि कोशिका का जो है सबसे पहले पता जो है वो कोशिका का जो है वो सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है, कोशिका का जो है वो कोशिका का पता जो है वो सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कोशिका का सबसे पहले पता जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1965 में लगाया था। और उसने कोशिका को जो है कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी थे तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अभी देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब 1665 की बात हो तो रॉबर्ट हुक आएंगे। जब 1674 की बात हो तो कौन आएंगे, ल्यूवेनहॉक आएंगे। ल्यूवेनहॉक जो है वो 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जो है वो तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है, तालाब के जल में जो स्वतंत्र कोशिकाओं का जो है वो पता किसने लगाया, तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया। अब रॉबर्ट ब्राउन की भी बात हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये जो है वो नोट्स इसलिए दिया गया है कि आप बिल्कुल जो है वो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी जो वो तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं, स्पेशली जो है वो 9th में तो नहीं, लेकिन आपके 10th के बेस में मैं आपको पहले ही बताऊं कि 9th 10th जो है वो दोनों एक का कॉन्जुगेशन होता है आपका, और 11th 12th ये दो क्लास और ये दो क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1831 ईस्वी में, अभी मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप दूसरे तरफ से फोकस कर पाएँ इस पे। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में क्या किया था, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और जे.ई. पुरोकंज ने 1889 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। ये सब MCQ के दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, फिर मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इस पर फोकस कर पाएँ। ठीक है, अभी जे.ई. पुरोकंज ने 1889 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, है ना, 1889 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। ठीक है, जीव द्रव का नाम दिया। उसके बाद दो जीव वैज्ञानिक स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है आपके MCQ की दृष्टि से, तो मैं इसको भी जो है वो अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, और अलग वैज्ञानिक है इसलिए इनका नाम एम स्लीडन और टी सचवान 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। अभी विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। अभी विर्चो का भी नाम याद कर लीजिए आप कि इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्होंने जो है वो सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। विर्चो 1855 में जो है उन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। मतलब जो सचवान ने दिया था, स्लीडन और सचवान ने जो 1838 और 39 में दिया था, उसको उन्होंने और विस्तृत किया। किसने, विर्चो ने।
उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, सभी कोशिकाएं जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और स्लीडन और सचवान ने क्या बताया था कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है। ये किसने बताया था? स्लीडन ने बताया था और सचवान ने। और इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने ये देखा। अब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना, बहुत से अंगकों को समझना संभव हो गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मतलब समझ, सूक्ष्मदर्शी का तो पहले प्रयोग होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से जो है वो और भी चित्र जो है वो क्या हो गए, छोटे छोटे चित्र भी जो है वो आपको बहुत ही स्पष्ट जो है वो दिखने लगे। ये कब हुआ? 1940 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1940 ईस्वी में हुआ। अब जो है वो हम देखेंगे क्रियाकलाप बोला जा रहा है। ठीक है, अभी क्रियाकलाप में जो है वो हम देखेंगे कि ये क्रियाकलाप क्या कह रहा है। अभी क्रियाकलाप में देखिए, इस क्रियाकलाप में जो है वो क्या बोला जा रहा है कि आप जो विभिन्न प्रकार की पत्ती की झिल्ली या प्याज के मूलाग्र भाग की झिल्ली या विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की जो है वो अस्थायी स्लाइड बनाने के लिए बोला जा रहा है। यानी जो उसकी झिल्ली है उसको छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको स्लाइड के ऊपर रख करके उसमें जो है सैफरिन, एक बूंद जो है वो सैफरिन की डाल करके उसके बाद जो है वो कवर स्लिप से जो है वो कवर करके फिर माइक्रोस्कोप में देखने के लिए बोला जा रहा है। ये क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। और इस क्रियाकलाप के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि जो है वो आप क्वेश्चन करके जो है वो देखिए, आप प्रयोग करने के बाद आप क्या पाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चन संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन है। क्या सभी कोशिकाएं आकार और आकृति की दृष्टि से एक जैसी है? नो। मैं आंसर लिख देती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं की कोशिका जो है वो अलग होगी और कहीं की कोशिका की आकृति अलग होगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई पड़ती है? नहीं, नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बीच में अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो चौथा क्वेश्चन, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? कोशिकाओं में ये समानता दिखाई देती है कि कोशिकांग जो होते हैं वो समान होते हैं। कोशिकांग यानी इसके अंदर जो मौजूद कोशिकांग है ना, कोशिकांग वो समान होती है। कोशिकांग क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ये अंतर है। और पहला का भी जो है वो नो यानी नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। अब देखिए, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन पूछा था कि सबका आकार एक होता है, नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे वही उसका आंसर भी अलग रहा है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, यानी विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखिए, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की कुछ कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये रुधिर कोशिकाएं हैं। रुधिर कोशिका मतलब समझ रहे हो आप? रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड सेल। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये जो है वो क्या है? ये जो है वो अस्थि कोशिकाएं हैं। ये जो है वो आपका तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये जो है वो आपका तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यानी नर्व सेल हैं, नर्व सेल। ठीक है, अब चिकनी पेशी जो है वो इस तरह की होती है, स्मूथ, है ना, स्मूथ मसल्स इस प्रकार की होती हैं। अब देखें ज़रा और क्या है नीचे। उसके बाद फिर अंडाणु ऐसे होते हैं, शुक्राणु ऐसे होते हैं और वसा कोशिका ऐसी होती है। यानी कि सबके जो है वो प्रकार क्या है? अलग अलग है, लेकिन समानता क्या है? देखिए, सब में न्यूक्लियस है, यानी सेल के अंदर के जो भाग है, अंग, वो सबके समान है, सब में न्यूक्लियस है और सब में जीव द्रव्य है। ये समानता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। सही बात है, कोशिका की आकृति जो होती है, आकृति और आकार जो होते हैं वो उनके कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं जो है वो अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। और कुछ जीवों में जो है कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और कुछ जीवों में जो है वो आकार स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है।
प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कोशिका अपना आकार बदल लेती है, ठीक है। कुछ कोशिका जो है अपना आकार बदल लेती है, जैसे कि अमीबा। अमीबा का देखिएगा कि वो अपना कोशिका का आकार जो है वो बदल सकती है, ठीक है। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और कुछ जीव में जो है वो कोशिका जो है वो अपना आकार बिल्कुल स्थिर रखती है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। आगे देखिए, विशिष्ट उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका होता है वो अपना जो है वो एक अलग ही जो है वो विशिष्ट होता है, उसका उसका फंक्शन भी अलग होता है, ठीक है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और हर एक जीवित कोशिका में जो है वो कार्य करने की एक क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। सजीव जो जैसे कि हर एक जीव में एक गुण है काम कार्य करने की, तो वो जो है वो सजीव यानी जीव जो है वो किससे बने होते हैं, कोशिका से ही बने होते हैं, बहुकोशिकीय से बने होते हैं। तो उसमें भी जो है वो कार्य करने की क्षमता होती है, किसमें, कोशिका में। तो एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या बोला जा रहा है, मैं कलर चेंज कर दूं जरा सा। चलिए, है ना, क्या बोला जा रहा है कि एक जीवित कोशिका काल करती, ये हो गया बहुकोशिकीय जीवों में जो वो श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, मतलब शरीर के विभिन्न अंग जो है वो विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय जो है वो रुधिर को पंप करता है, अतः आमाशय भोजन को पचाता है आदि। जैसे देखिए, हृदय जो है वो रुधिर को पंप करता है और अमाशय जो है वो भोजन को पचाता है। तो ये क्या हुआ, अमाशय का सेल जो है वो अलग कार्य कर रहा है, वो पाचन क्रिया कर रहा है, और हृदय का सेल जो है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलेशन का काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहा है। तो ये अंतर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है, एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। अंडरलाइन कर दूं जरा आपको समझने की खातिर। एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है, ये नहीं आप समझे कि सिर्फ बहुकोशिकीय। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, है ना। अब ये मत कहिएगा कि जो है वो बहुकोशिकीय में ही जो है वो विभिन्न कार्य होता है, एक कोशिका में नहीं होगा, नहीं। एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है और उसके विभिन्न घटक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग जो है वो विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, ठीक है। ये एक कोशिकीय ये में संपादित होता है, ये एक कोशिकीय में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, सही बात है, और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं, ठीक है। और सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिकांग मतलब समझ रहे हैं आप। कोशिकांग का मतलब होता है, मैं बताऊं आपको, कि जो है वो जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद फिर जो है वो आप में क्या को सेल के अंदर क्या क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है, ये सब कोशिकांग है,
और इसके सारे के कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक जीव में जो है वो कार्य, इनका कार्य जो है वो समान ही होता है। इन सब का कार्य अलग होता है, लेकिन कोशिक हर एक कोशिका में जो, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस अगर डॉग के सेल में भी, डॉग के शरीर में जो सेल है उसमें भी न्यूक्लियस का काम वही होगा जो मानव के शरीर में होगा। उसके बाद जो है वो, जो एलिफेंट के शरीर में जो काम होगा वो न्यूक्लियस का काम वही होगा जो मानव के शरीर में काम होता है। यानी न्यूक्लियस का जो काम है, किसका, जेनेटिक मटेरियल होल्ड करना और इसको ट्रांसप्लांट करना, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में डीएनए और आरएनए को रेप्लिकेट करना, वो वही काम करेगा, चाहे वो कुत्ते में हो, चाहे एलिफेंट में हो, चाहे हॉर्स में हो, चाहे मैन में हो, चाहे और भी कोई अन्य जीव में हो। बात आपको समझ में आ गई होगी सारे। ये सब सारे के सारे क्या है, कोशिकांग हैं, ये सब कोशिकांग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। ठीक है, तो अब इसका फिर आंसर जो है वो आप कैसे दे सकते हो, मैं कलर चेंज कर दूं ज़रा। चलिए, तो कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और कैसे की थी, तो वृक्ष के छाले वृक्ष के छाले या कॉर्क से की थी, कॉर्क से की थी। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यही जो है वो अपना सारा कार्य परफॉर्म करती है। विभिन्न प्रकार के कार्य का संपादन करती है, कार्य का संपादन करती है, इसलिए जो है वो हम इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब किससे बनी होती है और इसका संरचनात्मक संगठन क्या होता है, तो मैं इन शॉर्ट में बताई कि सेल में जो होता है क्या क्या होता है, जो है वो सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ ज़रा। ठीक है, अभी हम छोटे में बताएंगे, शॉर्ट में ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है, उसके बाद फिर जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल होता है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद लाइजोसोम्स होता है, उसके बाद फिर ये तो न्यूक्लियस होगी आपका, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम होता है, उसके बाद स्मूथ रेटिकुलम होता है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है वो कोशिकांग होते हैं। और संरचनात्मक संगठन को अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। मतलब कोशिका किस किस चीज़ से बनी हुई है उसको हम लोग देखेंगे। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, हमने बताया भी, यहाँ पे आपको सबका नाम भी बताया। आप डिटेल्स में देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, और कोशिका कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में तीन गुण जो है वो दिखाई देंगे। हमारे कोशिका में जो है वो क्या दिखाई देंगे, 3 गुण दिखाई देंगे। 3 गुण प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। और क्या क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 चीज़ हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप और उनके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं जो है वो इन्हीं गुणों के कारण जो है वो संभव है। ठीक है, तो अब ये कैसे संभव है ये हम लोग जो है वो आगे देखेंगे।
प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं उसको, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक। यह कोशिका सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है, ठीक है। बाहरी पर्यावरण से जो है वो इसे जो है वो अलग रखती है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका, चलो चेंज कर देती हूँ। ये जो है बाहरी परत है और जो है वो क्या है, कोशिका को जो है वो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये इसके क्या हो जाए, गुण हो गए। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए जो है वो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक 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 पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जो है वो किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली को भी हम लोग वर्णात्मक, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को जो है वो अंदर बाहर करती है, बाकी सारी चीज़ों को नहीं करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोशिका में जो है पदार्थ की गति, अब जो है वो क्वेश्चन है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे कैसे होती है और पदार्थ कोशिका के से बाहर कैसे जाती है। तो अब हम लोग ऑस्मोसिस और किसके बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बोला जा रहा है। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण की क्रिया है ना, विसरण की क्रिया के द्वारा होती है। यही जो आप लोग विसरण बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलेंगे, और जो है वो ऑस्मोसिस भी बोलेंगे। वो इंग्लिश में बोलते हैं विसरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, और हिंदी में इसको डिफ्यूज़न को विसरण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा ये डिफरेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग फिर हाईलाइट कर लेते हैं, विसरण, ठीक है। अब क्या है, कुछ विसरण जो है वो प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, ठीक है, आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। विसरण हम लोग किस में पढ़े हैं, पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ में। आप याद करिए जब मैं आपको बता रही थी कि जो है वो कैसे जो है वो मम्मी किचन में खाना बनाती है और हमारे नाक तक जो है वो खुशबू जो है वो दूसरे रूम में बैठे बैठे पहुंच जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया थी, वो विसरण की प्रक्रिया थी, ठीक है। और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे क्या है, वो केमिस्ट्री में था, और अब हम लोग जो है वो विसरण को हम लोग ये बायो में पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। तो विसरण उसी के बारे में यहाँ पे ये जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आगे। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब देखिए यही वही पदार्थ की जिक्र हो रहा है। पदार्थ की गति जो होती है वो उच्च सांद्रता से जो है वो निम्न सांद्रता की ओर है। किचन में जो है वो पूरा खुशबू जब भर जाता है तो क्या होता है, जहाँ खाली स्थान होता है, निम्न सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन जहाँ कम होता है उस चीज़ का, वो उसकी तरफ भागने लगता है, वो इसी के कारण जो है वो फैलता है। वो उच्च सांद्रता से जो है वो निम्न सांद्रता की ओर जो है वो बढ़ने के कारण जो है वो उसकी खुशबू आगे फैल जाती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कोशिकीय अपशिष्ट है, मतलब फालतू चीज़ है वो, जिसका निष्कासन आवश्यक है, तो कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में जो है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की ओर चला आता है। अब ये विसरण की प्रक्रिया को भी आपको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए, कोशिका में एकत्र हो जाते हैं, उसी सांद्रता की ओर बढ़ जाते हैं। कोशिका में बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा जो होती है कम होती है। इसलिए कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, और उसी समय जो है वो विसरण के द्वारा कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल जाती है
कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, अंतर आता है। और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन भी जो है वो बाहर से क्या होता है, ऑक्सीजन भी जो है वो बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। इस प्रकार आदान प्रदान में कोशिका अतः विसरण की अतः कोशिका तथा बाह्य वातावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आपका पर्यावरण, कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं इसको हाईलाइटेड कर दी हूँ। ठीक है, अब देखिए जल के बारे में बताया जा रहा है। जल के बारे में बताया जा रहा है, उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। जल भी जो वो विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब देखिए परासरण, ऑस्मोसिस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में जिक्र हो रही है। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में जिक्र हो रही है, जिसे परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में जिक्र हो रही है। अब देखिए हमें क्या जो है वो क्या बात है ना। परासरण को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए ये चीज़ कि प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति है ना, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, इस कारण परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आ जाते हैं। ठीक है, यदि हम किसी जंतु, इसका भी परासरण भी क्या होता है कि परासरण भी क्या होता है? उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आते हैं। ठीक है, ये इसका भी ध्यान रखिए। जैसे कि जो मिश्रण होता था वो गैसेस फॉर्म का होता था और जल में जो है वो ऑस्मोसिस होगा, परासरण होगा। ठीक है, अब जो है वो क्या बोल रहा है? यदि हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका को शक्कर और नमक के विलयन में रखें। ठीक है, अगर हम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका, एग्जाम्पल है देखिएगा, ये चीज़ है कि अगर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखेंगे तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर और नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। जल जो है वो परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज़। अगर तनु विलयन होगा, अगर तनु विलयन होगा तनु विलयन होगा। ठीक है, तनु विलयन अगर होगा तो वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर और नमक की मात्रा कम, शक्कर और नमक, तनु का मतलब क्या कि शक्कर और नमक की मात्रा कम
और जल की मात्रा ज़्यादा, ठीक है, में रखा गया तो जल जो है वो परासरण विधि द्वारा, तो क्या होगा, जल जो है वो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, के अंदर चला जाएगा अगर सांद्रता कम होगी नमक और शक्कर की। तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को जो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जल के अणु जो होते हैं वो अंदर और बाहर दोनों जाने के लिए जो वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। कोशिका के अंदर जो जल जाएगी वो जो है वो बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, यानी अंदर जो है वो ज़्यादा वो जाना चाहेगी कोशिका के अंदर, बाहर निकलने से ज़्यादा वो कोशिका के अंदर जाना चाहेगी। और इसका शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी, ठीक है। जल के आर पार दोनों होता है, लेकिन जो है वो जनरली जो है वो क्या होता है, जनरली जो है वो आपका ध्यान दीजिएगा कि कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, ठीक है, मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया और इससे कोशिका फूलने लगी, इससे कोशिका जो है वो क्या करेगी, वो फूलने लगेगी। उसके बाद दूसरा, पहला हुआ ये कि जो वो अंदर जाएगी और फूलने लगेगी, पहला होगा। एक तो होगा कि वही जो परासरण बताया कि परासरण जल का जो है वो क्या होता है, परासरण होता है, और परासरण जो है वो उच्च सांद्रता से जो है वो निम्न सांद्रता की ओर होगा। और जल जो है वो अधिकतर जो वो क्या चाहेगी, वो बाहर निकलने से ज़्यादा जो है वो सेल के अंदर जाना चाहेगी, इसलिए कोशिका फूलने लगेगी। ये पहला केस होगा। दूसरा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब बाह्य जल की सांद्रता ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें कि बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी, गति नहीं होगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को हम लोग हम लोग समपरासारी विलयन कहेंगे। दूसरा हो गया, यानी कि जब सांद्रता जो है वो क्या होगी, हम लोग सांद्रता अगर अंदर और बाहर अगर अलग रखेंगे तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये तो इतना स्पष्ट था, लेकिन अगर कहा गया कि अगर विलयन जो है वो तनु है, यानी कंसंट्रेशन कम है नमक और शक्कर का, है ना, तो जब नमक और शक्कर का जो वो सोल्यूशन का जो है वो सांद्रता कम होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब जो है तब जो है वो अल्प परासरण, इसको मैं अलग कलर से अगर हाईलाइट कर दूं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे, और उसमें जो है वो सम परासरण दाबी विलयन कहेंगे। इसमें जो है वो कम था, नमक और शक्कर की मात्रा क्या थी, यहाँ पे कम थी, ठीक है, ये कम थी, इसीलिए जो है वो हम लोग इससे अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। अब होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो समान है, यहाँ क्या है,
यहाँ पे जो है वो सांद्रता जो है वो ठीक बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक बराबर है, सांद्रता क्या है, ठीक बराबर है। तो ऐसे में जो है वो विलयन क्या हो जाएगी, समपरासरी हो जाएगी, समपरासरी विलयन कहलाएगी, ठीक है। अब तीसरा केसेस आएगा, देखिए, यानी कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा जो है यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है ना। अब देखिए कि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, बाहर वाला विलयन, बाहर वाला यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल का परासरण क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा। परासरण जो है वो कोशिका से बाहर जो है वो जल का परासरण, अगर यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, बाहर वाला अधिक सांद्र है, तो जल जो है वो परासरण द्वारा जो है वो कोशिका से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। परासरण द्वारा जल जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, सही बात, क्योंकि वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन बहुत हाई है और जल का अंदर जो है वो क्या है, जल जो है वो बाहर की ओर जहाँ पे ज़्यादा है उसको कम करने के लिए आएगा। तो ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, जल जो है वो कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल जो है वो अंदर जाएगा, कम, क्योंकि जल जो है वो, जल की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि इधर बहुत कंसंट्रेटेड है, उसको वो निम्न कंसंट्रेशन में बदलेगा, इसलिए जल जो है वो बाहर की ओर निकलेगा, और इधर जो है वो कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे कोशिका जो है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि इसलिए जल बाहर आ रहा है, इसीलिए जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अंदर कम है, ठीक है, इसीलिए जो बाहर का जल जो अंदर का जल जो वो बाहर की ओर आएगा। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। परासरण जो होता है, परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। अब एक क्रियाकलाप करने के लिए जो है वो बोल रहा है, चलिए कि आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप में क्या कर रहा है, अंडे से परासरण, अंडे को जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। क्या बोल रहे हैं कि अंडे को जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर, यानी कि HCl में जो है वो किस में डालना है, HCl में डालना है, ठीक है। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को जो है वो को हटाओ। इसका कवच अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक पतली बाह्य त्वचा, तो त्वचा यानी कि झिल्ली जो होती है जब अंडे को घेरे रखती है, और अंडे को शुद्ध जल में रखो, 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हो, अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है ना। क्या होगा कि जल जो है वो अंडे को शुद्ध जल में रखो, तो अवलोकन करो, अंडे को शुद्ध जल में रखो, उसके बाद 5 मिनट क्या जाता है, अंडा जो है वो फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। अंडा परासरण विधि के द्वारा जो है वो अंडे के अंदर जल चला जाता है, ठीक है। अब जो है वो
अंडे के अंदर चला जाता है। उसके बाद बी, इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा जो है वो सिकुड़ जाता है। यानी कि कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन, कहने का मतलब है कि जब हम अगर हम ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाले नमक के सोल्यूशन में जो है वो छिले हुए अंडे को रखेंगे तो अंडे के अंदर का जल जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा और अंडा जो है वो सिकुड़ जाएगा। नमक का घोल अधिक सांद्रित है, ठीक है, इसीलिए जो है वो ये कार्य होगा। क्या होगा कि जो है वो एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखेंगे और उसके बाद जो है वो अंडे से जो वो निकल कर नमक के जल में आ जाता है, इसलिए नमक का घोल अधिक सांद्रित है और अंडा क्या होगा, अंडा सिकुड़ जाएगा। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि जो है वो उसके अंदर क्या होता है, पानी जो है वो निकल कर वो बाहर की तरफ जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है उधर चला जाता है, जिससे कि वहाँ उच्च सांद्रता को जो है वो निम्न सांद्रता में बदला जा सके। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यानी किशमिश जो हमारे घर में अवेलेबल है, हम उसके द्वारा भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। अभी देखिए इस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसके कुछ समय के लिए छोड़ दो। तो क्या होता है कि शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में कुछ समय के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसे शक्कर और नमक के सांद्रित विलयन में रखो, तो आप निम्नलिखित अंतर को देखेंगे। यानी सेम चीज़ देखेंगे। अगर सिर्फ पानी में रखेंगे तो किशमिश फूल जाएगी और नमक वाले घोल में और शक्कर वाले घोल में, अधिक सांद्रित नमक और शक्कर वाले घोल में रखेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो वहाँ से निकल कर हाई कंसंट्रेशन वाले की तरफ आ जाएगी, जिससे कि उसको हम लोग निम्न स्तर में बदल सकें। ठीक है, कि वहाँ तो कंसंट्रेशन तनु है ही, लेकिन जहाँ कंसंट्रेशन हाई है उसको निम्न में बदलने के लिए जल का जो है वो बाहर की तरफ आगमन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जल में रखा गया तो जल ग्रहण करके फूल, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वो सिकुड़ गई। ये चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। जब जल में रखा गया तो फूल गई और सांद्रित घोल में रखा गया तो सिकुड़ गई। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस इतना याद रखना है। अब देखिए अब देखेंगे हम लोग आगे। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, ठीक है। अब एक कोशिकीय और अलवणीय, जिसमें लवण नहीं है, नमक नहीं है, जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। यानी एक कोशिकीय जो जलीय जीव होते हैं जिसमें नमक नहीं होते, अलवणीय होते हैं, है ना, वो जो है वो परासरण द्वारा जब वो जल ग्रहण करते हैं, वो परासरण के द्वारा क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जानने चाहिए और इससे MCQ आ जाते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद जो है वो पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अभी क्या है, परासरण का उदाहरण जो है वो पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण जो है वो पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल
विषरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषण परासरण भी जो है वो विषण का ही एक विशिष्ट गुण है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे सिर्फ विषण का ही प्रयोग कर लिया गया, ये वर्ड कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है ना। इसलिए जो है यहाँ पे विषण का ही प्रयोग कर लिया गया और विषण के द्वारा ही जो है वो पादप कोशिका या कोशिका जो है वो अपने जल और गैसों का जो है वो आदान प्रदान करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है वो विषण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषक तत्व ग्रहण करने में भी सहायता करता है, यानी जल और पोषण तत्व का ग्रहण जो है वो विषण के द्वारा ही करता है। उसके कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विषण द्वारा ही होता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। परिवहन में क्या होती है? परिवहन में जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको जानना चाहिए। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए जो है वो इसकी रचना हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। वो प्रोटॉन से बनी होती है, वो प्रोटीन से बनी होती है। इसकी संरचना जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली जो होता है अब देखिए, अभी हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा, फिर एक कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। सेल वॉल होता है, सेल वॉल किस में होता है? ये कोशिका झिल्ली कहने का मतलब समझ रहे हो? कोशिका झिल्ली कहने का मतलब है सेल वॉल। सेल सॉरी ये आ क्यों नहीं रहा है, अंडरलाइन है, अच्छा टेक्स्ट लेती हूँ मैं, सॉरी। सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो जीवों में होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस में होती है? प्लांट में होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि कोशिका सेल वॉल, पादप कोशिका और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। और इसी सेल वॉल के कारण जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट कोशिका मतलब प्लांट को जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलिए। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को जो है वो हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोसाइटोसिस, यानी कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन, ठीक है, बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और इस प्रक्रिया को जो है वो हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया में और अमीबा में जो ये देखा जाता है, ठीक है। अब जो है वो क्या है, विद्यालय के पुस्तकालय और इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के पता करें और इस विषय में जो अध्यापक से चर्चा करें। जो सूक्ष्मदर्शी क्या है? छोटी छोटी चीज़ों को बड़े रूप में दिखता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर जा सकते हैं, इस पर चर्चा करिए। अभी हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी जो है वो जल है। ये जो विषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो पदार्थ कोशिका से जो है वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इसको वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वो विशिष्ट प्रकार के जीव द्रवों को जो है वो अपने से जो है वो क्या करती है? अपने से आर पार होने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ लिया। 3 गुण कौन कौन से थे?
सेल के मुख्य घटक में जो है कौन कौन से थे, प्लाज्मा झिल्ली थे, फिर कोशिका भित्ति है, और उसके बाद जो है वो अब हम लोग देखेंगे एक और था आपका। तो हम लोग ये 2-3 देखने के बाद आज का क्लास ओवर करेंगे। हम लोग का पहला पॉइंट हो गया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा जो है वो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ गया है यहाँ पे कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति पढ़ने के बाद भी थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, फिर आज का क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। चलिए, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका पादप कोशिका में, देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो द मेन डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज सेल वॉल। पादप कोशिका में जो है वो प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होते हैं, और एनिमल सेल में जो होते हैं वो सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में जो है वो पादप कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो होता है एक बहुत ही जटिल, सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है, जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। मैं बताई ना आपको, हम लोग का बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट में जो है वो हर एक प्लांट में देखिएगा आपकी वो लोग जो है वो हार्ड होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल जो है वो में जो है वो क्या होता है, सेल वॉल मुख्यतः जो किससे बने होते हैं, तो सेल्यूलोज से बने होते हैं। और सेल्यूलोज जो है वो एक ऐसा जटिल पदार्थ होता है जो क्या करता है, वो दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में जब परासरण द्वारा पानी की परासरण हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस में हम लोगों ने पढ़ा ना, कि जहाँ बाहर में जो अगर उच्च सांद्रता वाली चीज़ होती है तो पानी जो है वो बाहर निकल के दूसरी चीज़ को सिकोड़ लेती है। तो पादप कोशिका में जो परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य कुंचन। जब परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप हम लोगों को एक करने के लिए बोल रहा है कि रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर देखें, है ना। रियो की पत्ती लेना है, पत्ती और ही पत्ती नहीं लेना, पत्ती के ऊपर जो एक पतली सी एक लेयर होती है एकदम झिल्ली सी ट्रांसपेरेंट सी, उस झिल्ली को जो है वो पानी में रखकर एक स्लाइड बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और उसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, मतलब हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने के लिए बोल रहा है, यानी कि उसमें बहुत क्लियर दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे हरे कण दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे हरे कण क्या हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। इनमें से एक हरा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लाइड पर शक्कर, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और स्लाइड पर शक्कर और नमक का सांद्र विलयन डालो। अब जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डालने बोल रहा है, या तो शक्कर का या नमक का, और 1 मिनट रुकने के लिए बोल रहा है। अब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। अभी क्या करेंगे, अभी जो एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, हो सकता है उसके बाद जो है वो क्या होगा, वो स्लाइड पर रखना है। अभी देखिए क्या होता है, वो थोड़ा सा सस्पेंस है। 1 मिनट प्रतीक्षा करने बोल रहा है, इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, अब रियो की पत्ती जो को कुछ मिनट तक जल में उबालो, और फिर जो है वो उबालना है। जहाँ जो है उस पर जो है नमक और ये का डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि जब हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे तो पत्ती के अंदर का जल जो है वो परासरण विधि द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो जहाँ बाहर निकलेगा जल तो क्या हो जाएगा, शरीर सिकुड़ जाएगा। पत्ते का जो झिल्ली का जो एक सेल हम लोग देख रहे हैं वो सिकुड़ जाएगा। अब जो है यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालेंगे। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब जो है वो मर जाएंगी।
अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती को शक्कर और नमक सांद्र विलयन में डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव्य कुंचन हुआ? जीव द्रव्य कुंचन हुआ। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसे पता लगाकर केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। इस क्रियाकलाप से ये बताना चाहता है कि केवल जीवित कोशिका में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिका में। यानी कि पहले जो वो रियो की पत्ती का जो झिल्ली लिया, उसका स्लाइड बना करके फिर उसमें जो वो नमक और कंसनट्रेटेड नमक और जल का जो है वो घोल डाला। तो क्या हुआ कि रियो की पत्ती में जो मौजूद छोटे से जो ये थे सेल थे, वो जो है वो संकुचित हो गए। ठीक है। अब जो है वो क्या किया कि रियो की पत्ती को जो लिया और बॉईल कर दिया, और बॉईल करने के बाद जो है फिर उसके ऊपर में जो है वो क्या किया, उसके ऊपर में जो है वो स्लाइड पर रखी और उस पर जो है वो नमक और शक्कर का जो सांद्र विलयन डाला। तो फिर क्या हुआ, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो परासरण केवल जीवित कोशिका में, है ना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, केवल जीवित कोशिका में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। जल अवशोषण की क्षमता जो होती है वो केवल जो है वो जीवित कोशिका में होती है, न कि मृत कोशिका में। मृत कोशिका रहती है तो मृत कोशिका में जो है वो जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती है। अब कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है ना। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है, वो पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिका को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। तनु विलयन में भी जो है वो ज़्यादा फूलने नहीं देती है, वो उसको बिना फटे जो है वो उसको बनाए रखती है। कौन? कोशिका भित्ति। यानी जितना ज़रूरत हो बस उतना ही जो है वो पानी उसके अंदर घुसने देती है, इतना ज़्यादा पानी नहीं घुसने देती है जिससे कि उसकी थैली फट जाए। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जो है वो परिवर्तनीय माध्यम को, अब देखना जो परिवर्तन होता है संकुचन का और फूलने का, वो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका जो है वो क्या होती है, ज़्यादा सहन कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो सेल वॉल होते हैं। और जंतु कोशिका में जो है वो जंतु कोशिका में ये क्षमता जो है सहन करने की क्षमता कम होती है। ठीक है। अब जो है वो तीसरा है केंद्रक, यानी कि हम लोगों ने 3 मेन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो है वो केंद्रक है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली अस्थायी स्लाइड बनाई थी और हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? मतलब कि जो है वो आयोडीन की जब बूंदें डालते हैं तो कोशिका जो है वो अपना क्या होती है, थोड़ा अपना कलर चेंज करती हैं। कोशिका के विभिन्न भाग रसायन घटन के आधार पर विभिन्न रंग से रंग जाते हैं। कोशिका के विभिन्न भाग जो है वो रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ कम, है ना। उसके बाद जो है वो यहाँ आएंगे हम लोग। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रोनिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका को जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो उसके ऊपर में जो हम लोग सेफ्रानिन डाले थे उसके जगह पे हम लोग और क्या क्या डाल सकते हैं? आयोडीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैथिलीन ब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेफ्रोनिन का भी
प्रयोग कर सकते हैं कोशिका को रंगने के लिए। ठीक है, कोशिका को रंगने के लिए जो हम लोग आयोडीन, सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू विलेन का प्रयोग करते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिका को देखते हैं। अब जो है हम लोगों ने अभी तक जो है प्याज की कोशिका को देखा था, अब हम लोग जो है वो किसको देखेंगे, अब जो है वो हम लोग शरीर से ली गई कोशिका को देखेंगे। कांच की एक स्लाइड लो, उस पर एक बूंद पानी रखो और आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला दो और इसे रंगने के लिए एक बूंद जो मेथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने प्याज की छिल्ली कॉर्क को देखा, प्याज की झिल्ली को देखा, तो समान तरह का स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आइसक्रीम खाने वाले या किसी भी चीज़ से, सुई से या सेफ्टी पिन से एकदम पतली झिल्ली जो है वो मुंह के अंदर की निकालेंगे और उसको स्प्रेड करके उसमें मिथिलीन ब्लू डालें या आयोडीन डाल करके हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है। इस आकृति को एक पेपर या कागज पर बनाएं। आप कागज पर बनाने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार और अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, इसमें आप क्या उत्तर देंगे? हाँ उत्तर देंगे, हम देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, है ना। हाँ, उत्तर हाँ देंगे। ठीक है, और केंद्रक, उसी को जो हम लोग केंद्रक कहते हैं। हाँ, इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी। उसके बाद फिर केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा एक मिनट, केंद्रक के चारों दोहरे परत की एक स्तर होती है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी हमें मालूम है कि केंद्रक में जो है वो क्या होते हैं। अगर हम देखें कि जो है वो सबसे पहले जो है वो ये सेल है और सेल के अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ही जो है वो क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स में जो है वो डीएनए और आरएनए प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक हो सकते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, उसके केंद्र में क्रोमोसोम है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुण होते हैं। इसमें ये अंडरलाइन करने वाली बात है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, कोशिका विभाजन के समय जो वो छड़ाकार दिखाई देता है। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुण होते हैं। माता पिता के डीएनए से डीएनए जो है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं और क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, है ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो विभाजित नहीं होती उसमें क्रोमेटिन के रूप में जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में जो है वो विद्यमान रहता है। और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचना के एक जाल का पिंड होता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित होता है। जब विभाजित होने वाली होती है
जब जो है वो कोशिका विभाजित होने वाली होती है, कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब ये क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। और कुछ जीवों में जो है वो कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीवों में, यानी कि देखिए, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है और यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करती है। केंद्रक क्या करती है? केंद्रक जो है वो केंद्रक क्या करती है? तो केंद्रक जो है वो क्या करती है? कोशिका को विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है और जो है वो विकास और परिपक्व को निर्धारित करती है, विकास और परिपक्वन को निर्धारित करती है, तथा साथ ही जो है वो सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है, सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया में कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया में केंद्रक का भाग जो होता है, बैक्टीरिया में कम स्पष्ट होता है। कोशिका का केंद्रीय भाग जो होता है वो बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। केवल इसमें जो है वो अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, वो क्रोमोसोम्स नहीं बन पाता। ध्यान दीजिएगा, किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र को जो है वो केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को जो है वो केंद्रकाय कहते हैं और केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो यानी आदि अथवा पूर्व, कैरियोट मतलब केंद्रक, ठीक है। यानी कि पूर्व के मतलब केंद्रक से जो पूर्व का जो भाग होता है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपका आता ही आता है। इसलिए जिन जीवों में जो है वो कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें झिल्ली नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आप याद कर पाएँ, ठीक है। प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यूकैरियोट में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये शॉर्ट में आप याद करके रख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी 5.4 में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में बहुत से अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिकांग द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है वो द्रव्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
यह है ना, अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं और इसमें जो है वो कार्य जो है वो असंगठित नहीं होते हैं, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। और ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के और ये ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्यों के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। अब ये जो है वो डिफरेंट पॉइंट है और इसके बारे में मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ जिससे कि आप हाईलाइट हो जाए। ठीक है, संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में प्लास्टिड में होता है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो है वो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो है वो ये जो है वो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली है, यहाँ पे राइबोसोम्स हैं और कोशिका है। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वो आप देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है, राइबोसोम्स दिख रही है और कोशिकाएं दिख रही है। इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र आप यहाँ 5.4 में देख सकते हैं। अब जो है वो दूसरा पॉइंट है हमारा कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें क्या प्राप्त हुआ? तब हमें कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य की एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं और प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक अंगक जो है वो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो है वो जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो है वो जीव द्रव्य कहलाते हैं। इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने जीव द्रव्य के बारे में जाना। अब जो है वो क्या है? कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका के अंगक जो होते हैं, कोशिका के अंदर के अंग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताई थी कि प्रोकैरियोटिक में जो है वो केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में जो है वो केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी देखेंगे हम कि झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक
कि यह किसी सजीव शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और इसीलिए जो आप कोरोना वायरस के बारे में जानते होंगे, कोरोना वायरस जो है वो बाहर ग्रो नहीं करता है, लेकिन जब वो मानव शरीर के अंदर आ जाता है तब वो जो है वो मल्टीप्लाई होते होते जो है वो बहुसंख्यक में बढ़ सकता है और हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर ग्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जो है वो कोई किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। और ये जो है वो झिल्ली की सार्थकता जो है वो वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं हम कि झिल्ली जो है वो वायरस में झिल्ली नहीं होती है। इसी के कारण जो है वो बाहर इसमें जो है वो गुणन नहीं हो पाता है अच्छे से। लेकिन जब जीवन के गुण जो है वो तब तक लक्षित नहीं होते जब तक ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं कर लेता। ये इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में से रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो के। बिल्कुल। आकार प्रायः जो है वो 1 से 10 माइक्रो mm तक होता है। इसका आकार जो बड़ा होता है जो कि 5 से 100 माइक्रो mm तक होता है। केंद्रीय क्षेत्र जो होता है इसका अस्पष्ट होता है। केंद्रीय क्षेत्र जो है वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। उसके बाद इसमें केंद्रीय क्षेत्र जो है वो सुस्पष्ट होता है। ठीक है। और केंद्रीय क्षेत्र प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट होते हैं जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम्स एक होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स एक से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और इसमें जो है वो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो है वो उपस्थित होते हैं। उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। झिल्ली युक्त जो है वो झिल्ली युक्त केंद्रीय कोशिका जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो हम लोगों ने 4 भाग पढ़ लिया है, 4 कोशिका अंगक के बारे में पढ़ लिया है और रेस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट के क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेसन और ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके दूसरे पार्ट के साथ हम लोग दूसरे दिन उपस्थित होंगे और फिर लेसन 5 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त रहें।